हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें और भी डिस्कस करना है। उससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था हमारी लेक्चर सीरीज का, क्वेश्चन सेकेंड है। और क्वेश्चन फर्स्ट क्या था वो आपको याद आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन सेकंड को करके देखते हैं आपको याद आता है कि नहीं। देखना, देयर आर 3 मैट्रिसेस P, एक मैट्रिक्स है P, ऑर्डर इज 4x2 एंड Q ऑर्डर इज 2x4 एंड R 4x1. द मिनिमम of multiplications required to compute the matrix PQR. We have to find the matrix PQR, means P multiplied by Q multiplied by R. नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड विल बी। क्या आपको याद आ रहा है कि हम दो मैट्रिक्स को या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते थे, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस वी हैव टू परफॉर्म। अब आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना है तो मिनिमम कितने मल्टीप्लीकेशंस यू हैव टू परफॉर्म, ये फाइंड करना है आपको। कुछ याद आ रहा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड पी क्यू आर। वी कैन फाइंड पी क्यू आर विद मल्टीप्लाइंग पी एंड क्यू and then multiply it with R. P का ऑर्डर कितना है 4x2, Q का ऑर्डर कितना है 2x4. We can multiply P and Q. Order of PQ will be, PQ का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4x4, means number of elements in PQ will be 16. Each element, हम हर एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए कितने मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होंगे, याद आ रहा होगा ना सब कुछ। 2 मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होंगे, तो टोटल 32 मल्टीप्लीकेशंस परफॉर्म करने होंगे हमें पी क्यू को फाइंड करने के लिए। हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ कि हम कैसे कमेंट करते हैं कि ये रिजल्ट कैसे बन करके आएगा। याद आ गया होगा ना आपको, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सीखा था इससे पिछले लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट, अब पी क्यू फाइंड करने के बाद पी क्यू का ऑर्डर है 4x4। आर मल्टीप्लाई करें अगर हम 4x1, वी कैन मल्टीप्लाई, यस वी कैन मल्टीप्लाई। Order of PQR will be 4x1. So number of elements in PQR will be 4 into 1 means 4. Number of multiplications to find each element is 4. So total number of multiplications 16. 32 multiplications PQ find करने के लिए, 16 multiplications PQ के साथ R multiply करने के लिए, total number of multiplications 48. इतने मल्टीप्लीकेशंस फाइंड कर रहे हैं। अगर हम पी क्यू को मल्टीप्लाई करके देन उसके बाद आर मल्टीप्लाई करें, लेकिन हो सकता है इसकी बजाय हम परफॉर्म करें पी क्यू आर फाइंड करने के लिए पहले क्यू आर फाइंड करते हैं। क्यू आर के लिए देखना, क्यू का ऑर्डर कितना है, क्यू का ऑर्डर था 2x4 एंड आर का ऑर्डर कितना है, आर का ऑर्डर था 4x1। मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ऑर्डर ऑफ क्यू आर विल बी 2x1, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2. To find each element we have to multiply 4 multiplications. So 8 multiplications से आपका QR आ जाएगा। अब जो QR आ रहा है इसका ऑर्डर कितना है, QR का ऑर्डर है 2x1। P के साथ इसको PQR फाइंड करने के लिए P को पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं, P को प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और P का ऑर्डर कितना है 4x2। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, हाँ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। कितने मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होंगे ईच एलिमेंट को फाइंड करने के लिए 2, और टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, टोटल एलिमेंट पी क्यू आर का ऑर्डर देख लीजिए कितना बन के आएगा। पी क्यू आर का ऑर्डर बनेगा 4x1, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस टू फाइंड ईच एलिमेंट 2, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस 8 मल्टीप्लीकेशंस। ये पहले हम क्यू आर फाइंड कर रहे हैं 8 मल्टीप्लीकेशंस, देन उसके बाद जो क्यू आर आ रहा है उसको पी से प्री मल्टीप्लाई करके टोटल पी क्यू आर फाइंड कर रहे हैं, तो 8 मल्टीप्लीकेशंस ही और टोटल मल्टीप्लीकेशंस कितने हो गए 16। आपके पास 2 तरीके हैं, यू हैव 2 ways, आइदर यू कैन मल्टीप्लाई क्यू आर एंड देन प्री मल्टीप्लाई विद पी, टोटल 16 मल्टीप्लीकेशन। यू कैन मल्टीप्लाई पी क्यू फर्स्ट and then R in post multiply, but you have required 48 number of multiplication. You have asked total number of minimum multiplications कितना required होंगे, तो आप minimum इस केस को फॉलो करें, इस वे को फॉलो करेंगे 16 multiplication, तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 is the minimum number of multiplications we require. चलिए, इससे पहले हम इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, ये लेक्चर नहीं देखा हो, ये मल्टीप्लिकेशंस कैसे मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो है उसको एक बार देख लें। उसमें ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, हमने मेथड भी समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रियल मैट्रिसेस हैं, ए है, बी सी डी, ये मैट्रिसेस हैं डिफरेंट, इनका ऑर्डर भी हमें साथ में गिवन है। मैट्रिसेस बी एंड ई आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बी और ई सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता था, बी ट्रांसपोज करें बी के इक्वल आएगा। सिमेट्रिक यही था ना, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझा था। बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आता तो स्क्यू सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ रहा है तो सिमेट्रिक। एंड ई भी सिमेट्रिक है, मींस ई ट्रांसपोज इक्वल टू ई है। चलिए ये बात हमें समझ में आया। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स बन रही है, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आप देख भी सकते हैं, बी देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ई भी देखिएगा आप स्क्वायर मैट्रिक्स है। 5x5 ऑर्डर किया, बी 3x3 ऑर्डर किया। चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेस्पेक्ट टू दीज मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस थी ए बी सी डी ई एंड एफ, इनके लिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ नहीं बल्कि एफ का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है सी ट्रांसपोज से, देन बी से, देन सी से, देन एफ से। मैट्रिक्स प्रोडक्ट में कभी भी इधर उधर सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, इट मे समटाइम बी इक्वल टू ए बी एंड बी ए मे बी इक्वल समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज इक्वल। सो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार वापस से स्टेटमेंट देखें, मैट्रिक्स प्रोडक्ट दिस इज ए स्केलर। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंस फील हो रहा होगा। याद आ रहा है हमने डिस्कस किया था स्केलर, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, व्हाट जो ये स्टार्ट किया था हमने लीनियर अलजेब्रा। स्केलर क्या होता है? स्केलर वो मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर 1x1 का हो, सिंगल एलिमेंट रह जाए। तो हमें देखना होगा क्या इसका ऑर्डर 1x1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी ट्रांसपोज, डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एफ एंड देन डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये जो होगा ये सिमेट्रिक होगा ऑलवेज। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। विद रेस्पेक्ट, इन दोनों स्टेटमेंट्स के रेस्पेक्ट में हमें कमेंट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड। एक स्टेटमेंट बोल रहा है, मतलब एक ऑप्शन बोल रहा है स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, एक बोल रहा है 1 फॉल्स 2 है, एक बोल रहा है दोनों ट्रू, एक बोल रहा है दोनों फॉल्स। हमें बस ये चेक करना है इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऑप्शन फिर सेट हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट चेक करते हैं एक बार। एफ का ऑर्डर कितना था? एफ का ऑर्डर था 5x1, तो एफ ट्रांसपोज का भी 5x1 नहीं रहेगा ना, बल्कि ये क्या हो जाएगा 1x5। सी का ऑर्डर कितना था? सी का ऑर्डर था 3x5, तो सी ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा 5x3। ठीक है, उसके बाद बी का ऑर्डर कितना था? बी का ऑर्डर है 3x3। देन उसके बाद सी का ऑर्डर कितना था? सी का ऑर्डर है 3x5 एंड देन एफ का ऑर्डर है, एफ ऑर्डर इज गिवन 5x1। मल्टीप्लीकेशंस करते हैं, इनका रिजल्ट 1x1 आ गया तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा। चलिए देखिएगा, आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दें, या आप इन दोनों को पहले अलग मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको करना है, ये आपके ऊपर है। पहले बात हमें देखने मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। सी और एफ का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट, नंबर ऑफ रो इन सेकेंड। ठीक है, जो ये रिजल्ट आएगा उसके ऑर्डर आएगा 3x1, और साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 3 ऑर्डर के साथ होगा। मतलब ये चीज़ें जो हैं ये सेम होनी चाहिए ओवरऑल। अब आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं सबसे पहले एफ ट्रांसपोज सी फाइंड करूँगा अगर, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1x3। भाई ये दोनों सेम है, रिजल्ट 1x3 का आएगा। एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज सॉरी है, और फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी सी का ऑर्डर आएगा 3x5। चलिए उसके साथ f को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 आएगा, तो मैं साथ में f को भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3x1 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम है 3 और 3, तो f ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ का ओवरऑल का ऑर्डर आ जाएगा 1x1। 1x1 मीन्स स्केलर, मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में चेक करते हैं। डी ट्रांसपोज एफ डी, डी ट्रांसपोज क्या होगा? डी ट्रांसपोज हो जाएगा 3x5। चलिए देखिएगा, डी ट्रांसपोज हो गया 3x5, एफ है 5x1 एंड देन डी है 5x3। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होगा, डी ट्रांसपोज इंटू एफ का ऑर्डर हो जाएगा 3x1।
इसको डी जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। जब ये मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं हो सकता, मीन्स ये रिजल्टिंग ये कोई मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये कोई मैट्रिक्स ही नहीं है तो सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, यहाँ पर ये होता 1 क्रॉस 5 तो पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ऑर्डर क्या आता डी ट्रांसपोज एफ डी का, ये ऑर्डर बनकर क्या आता 3 क्रॉस 5। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस ट्रांसपोज होने के बाद सेम आना, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो स्क्वायर नहीं बनती। तो आपको ये चेक करने की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि सिमेट्रिक है या नहीं। अभी हाल फिलहाल में जो हमें ऑप्शन दे रखा है, ये स्टेटमेंट जो दे रखा है, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल ही नहीं होगा मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक या होगा या नहीं होगा ये कैसे कमेंट कर सकते हैं हम? तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है ए ऑप्शन। तो ए इज करेक्ट आंसर। ये मैं केस बता रहा था केवल, हाल फिलहाल में यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ये 5 क्रॉस और डी का ऑर्डर कितना था 3, ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हुआ होगा? चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स ए के बारे में गिवन है। मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये जनरल मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है, और ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। एंड ए ट्रांसपोजेज इट्स अ ट्रांसपोज, हम ये ट्रांसपोज से ऐसे सिंपलाइज करते हैं ना, और उसने बोल भी दिया कि इट्स ट्रांसपोज। द सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और ए के सम और डिफरेंस को इस तरह इसने डिफाइन किया है, डिफाइंड एज S इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड डी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? बोथ एस एंड डी आर सिमेट्रिक, बोथ एस एंड डी आर स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सिमेट्रिक है, कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा कुछ कमेंट कर रहा है। आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया है, सीधे डायरेक्ट याद आ गया होगा आपको। ये वाला पार्ट जो होता था वो सिमेट्रिक होता था, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता था। फिर भी अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर हमें कमेंट करना है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज कर लो। एस का ट्रांसपोज करने का मतलब होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप ये मैट्रिक्स का सिंबल भी हटा दें तो अभी समझ में आता है, का ट्रांसपोज करना। एस यही तो है ना, ट्रांसपोज ऑपरेशन अलग अलग ब्रेक हो जाता है। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन सेम, तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब कोई बोले ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज प्लस ए मीन सेम ही तो है, तो ये एस ट्रांसपोज एस के इक्वल आ रहा है। सो एस इज सिमेट्रिक। या तो दोनों सिमेट्रिक वाले केस में हो सकता है, या एस इज सिमेट्रिक, मतलब इन दोनों में से कोई सा होगा। अब डी के बारे में सोचना है, फिर भी आपको ध्यान आ गया होगा क्या करना है आपको कमेंट, आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, डी था ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके देखना पड़ेगा अब आपको। ट्रांसपोज ऑपरेशन ब्रेक हो जाता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ट्रांसपोज सेम हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए। ए ट्रांसपोज माइनस ए, एक्चुअल में ए माइनस ए ट्रांसपोज का नेगेटिव है, मीन्स ये सी का नेगेटिव है, डी का नेगेटिव है, मीन्स आप कह सकते हो डी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ डी के इक्वल आ रहा है। सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक, डी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये डी ऑप्शन में बोल रहा है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होती होगी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गिवन द मैट्रिक्स J इक्वल टू दिस एंड K इक्वल टू दिस, द प्रोडक्ट K ट्रांसपोज JK इज। आप खुद से पॉज लेकर के क्वेश्चंस करते टाइम पे क्वेश्चंस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, आगे से जब भी हम, अभी तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम, लीनियर अलजेब्रा वैसे भी ज़्यादा बहुत टफ टॉपिक है भी नहीं, लेकिन आगे हम थोड़े से, वैसे मैथ्स ओवरऑल टफ है ही नहीं, मैथ्स में जो क्वेश्चंस बन करके आएंगे वो मॉडरेट लेवल तक, इजी या मॉडरेट लेवल तक के ही बन करके आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी मेरा सजेशन इसीलिए ये है कि आप पॉज लेकर के खुद से क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, ठीक है। चलिए नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है मैट्रिक्स J दे रखी है, K दे रखी है, हमसे पूछा है K ट्रांसपोज J, K ट्रांसपोज J के फाइंड करना है तो K ट्रांसपोज फाइंड करें पहले। K ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 -1। J हमारे पास है, J के अगर करना है तो J जो है 3 2 1 2 4 2 1 2 6 को K के साथ मल्टीप्लाई करने 1 2 -1, J क्या आ जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, आ रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या बनेगा रिजल्ट 3
प्लस 4 माइनस 1, ऐसा बनेगा ना 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 करोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 प्लस 8 माइनस 2, तो ये 8 रह जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस 4 माइनस 6, 1 प्लस 4 हो गया 5 माइनस 6 मीन्स माइनस 1। यह आ गया जेके के साथ के ट्रांसपोज को इसको प्री मल्टीप्लाई करना है, तो के ट्रांसपोज के साथ जेके कैलकुलेट कर चुके हैं, ये मल्टीप्लाई करना है। के ट्रांसपोज है 1 2 माइनस 1 के साथ जेके हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर चुके हैं 6 8 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन? 6 प्लस 16 प्लस 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। और देखिए क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स का जो 15 मार्क्स जिसको बोलते हैं, लेकिन अगर बात करें हम तो 13 मार्क्स का भी आता है। तो आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और आप मैथमेटिक्स प्रिपेयर करके जाते हैं तो 10 मार्क्स आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। 10 मार्क्स आप बिल्कुल आराम से आप गेन कर सकते हैं 10 मार्क्स मैथमेटिक्स में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following equations is a correct identity for arbitrary 3x3 की रियल मैट्रिसेस हैं P, Q और R, तीनों की तीनों। इनमें से कौन सी करेक्ट आइडेंटिटी होगी जो करेक्टली फॉलो करेगी ऑलवेज है। ऐसा नहीं कि कभी कभार हो जाए तो हम बोलते हैं कि हाँ करेक्ट है। करेक्ट होने का मतलब होता है जो हमेशा ही फॉलो करे, जिस स्टेटमेंट को ये बता रही है दैट मस्ट बी फॉलोड ऑलवेज। अच्छा, P मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स Q प्लस R से, P Q R और मैट्रिसेज हैं, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ध्यान समझिएगा, मैट्रिसेज है। आप ऐसे कह सकते हो P को R से मल्टीप्लाई कर दो, P को Q से मल्टीप्लाई करो, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू PQ प्लस PR। PR की जगह RP भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में AB इज नॉट इक्वल टू BA। सो आप ऐसे कह सकते हो ये गलत है। हाँ, अगर कोई PR लिख रहा होता तो करेक्ट होता, तो ये स्टेटमेंट तो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, P माइनस क्यू स्क्वायर, ये वेरिएबल्स नहीं है कि आप अलजेब्रा अप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा नहीं अप्लाई करोगे, बल्कि P माइनस क्यू का स्क्वायर का मतलब होगा P माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करना है P माइनस क्यू से। आप मल्टीप्लाई करो तो पहले P को मल्टीप्लाई कर सकते हो P माइनस क्यू से, और फिर माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो P माइनस क्यू से। रिजल्ट विल बी इक्वल टू P स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू पी और प्लस क्यू स्क्वायर। पी क्यू और क्यू पी सेम थोड़ी हैं जो आप इसको पी क्यू और क्यू पी को 2PQ बोल दो, नहीं। हाँ, हो सकता है बाई चांस किसी केस में हो जाए, बट ऑलवेज ऐसा हो जरूरी नहीं है, तो आप कह सकते हो ये भी गलत है। हाँ, ये पी क्यू अलग और क्यू पी अलग कर रहा होता तो सही होता। नेक्स्ट, हमने डिटर्मिनेंट हालांकि अभी समझा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताते चलूँ, डिटर्मिनेंट में इस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे हम कि अगर कभी कोई एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को ऐसे सिंबलाइज करते हैं, कुछ है वैल्यू हमें पता है, मान लो इसका वैल्यू x है, दूसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान लो y है, रिजल्टिंग अगर a प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें हम, तो वो x प्लस वाई के इक्वल हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको a प्लस बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो a का अलग से फाइंड कर लीजिए, b का अलग से फाइंड कर लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हाँ, हम डिटर्मिनेंट समझेंगे तो इसको जस्टिफाई भी करके बताऊंगा मैं एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए मान लीजिए एक बार। नेक्स्ट, इसको अगर आप समझोगे P प्लस क्यू का स्क्वायर, तो सेम इसी तरीके से ऑपरेट करोगे, P प्लस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा P से भी और Q से भी, तो पी क्यू प्लस क्यू पी ऐसा होगा। पी क्यू प्लस क्यू पी को 2PQ नहीं बोल सकते, बट पी क्यू प्लस क्यू पी अलग अलग बोल रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 4 मैट्रिसेज ऑफ सेम डायमेंशंस M N N, ये मैट्रिसेज है M और N, सेम डायमेंशंस के हैं। डायमेंशंस मतलब साइज दोनों का सेम है। अगर ये 3x2 की है तो ये भी 3x2 की है, हो सकता है स्क्वायर हो, ये 2x2 की है तो ये भी फिर 2x2 की है। एंड स्केलर C, और एक C एक स्केलर है, स्केलर मतलब ये सिंगल एलिमेंट है बस, 5 2 ऐसा कुछ करके। विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज डज नॉट ऑलवेज होल्ड्स, विच वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज डज नॉट ऑलवेज होल्ड का मतलब यह है कि कभी कभार हो सकता है कि करेक्ट हो, लेकिन हमेशा करेक्ट हो नहीं हो रहा है,
वो हमसे पूछना है। हमसे क्या पूछा है, जो ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। कभी कभार आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो तो नहीं बात करेंगे, ऑलवेज होल्ड करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑलवेज होल्ड नहीं करेगा ये हमें देखना है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं सेम होगा, ये तो ऑलवेज फॉलो होगा, चाहे कैसी भी हो ये वाली मैट्रिक्स एम, किसी भी ऑर्डर की हो। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे सेम होगा ऑलवेज। हमसे पूछा है ऑलवेज नहीं फॉलो होगा, ये हमसे पूछा है। सी इंटू एम का ट्रांसपोज करना है। एम मैट्रिक्स है कोई, इस एम मैट्रिक्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से, फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करें। मान लो एम मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, आप इसको ये सी की जगह मैं पी मान लेता हूँ। सी से मल्टीप्लाई करें तो सी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी बी सी पी सी डी सी ई सी एंड एफ सी। फिर ट्रांसपोज करके इधर उधर करें, या पहले आप एम ट्रांसपोज कर लें ए बी पी डी ई एफ और फिर बाद में सी मल्टीप्लाई करें। आना तो यही है ना भाई, बाद में ट्रांसपोज करा होता तो भी यही आता, मल्टीप्लाई बाद में करूं तो भी ये आएगा। तो ये ऑलवेज होल्ड होगा। हमसे बट पूछा कौन सा ऑलवेज होल्ड नहीं होगा, तो ये तो है एम प्लस एन ट्रांसपोज करें, ये मैं समझा ही चुका था कि इसमें अलग अलग का ट्रांसपोज कर दें तो अभी सेम ही यही बन के आएगा। ये भी ऑलवेज होल्ड होगा, ये भी ऑलवेज होल्ड होगा, ये भी ऑलवेज होल्ड होगा। कौन सा ऑलवेज होल्ड नहीं होगा, एम एन और एन एम किसी किसी केस में हो सकता है एम एन एंड एन एम सेम हो, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो, बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में, स्पेशल कोई केस होगा उसमें ऐसा हो सकता है, बट ऑलवेज होल्ड हो ऐसा नहीं होगा। तो हमसे पूछा कौन सा ऑलवेज होल्ड नहीं होगी, तो आप बोलोगे डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमने यहाँ पर इस लेक्चर में क्या किया है, जो बेसिक मैट्रिसेस अभी तक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो बन करके आते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही जीरो लेवल के क्वेश्चंस इसमें हैं, ये मान के चलिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट, ट्रेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उनको डिस्कस करके फिर उनसे रिलेटेड थोड़े से इजी लेवल के, ये तो जीरो लेवल क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर उसके बाद और हायर लेवल पर जाएंगे हम, और आगे की जो मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें फिर भी नहीं बन करके आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ हमारे माइंड में रहेंगी तो क्वेश्चन हमको इजी लगेंगे। प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे माइंड से निकल जाती हैं तो क्वेश्चंस हमको टफ लगने वाले हैं, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पार्ट्स मैट्रिसेस के डिस्कशन के साथ। हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे इससे पहले, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ली हैं अभी। ठीक है, अभी हम क्लासिफिकेशन बाकी अदर ऑपरेशंस के बेस्ड पर अगर हो सकते होंगे कोई तो वो डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।